तो वेरी वार्म मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो फिर कैसे हो आप सब? होप मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और पढ़ाई कर रहे होगे। क्या प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है? भैया ये प्रैक्टिकल कहां से है? थ्योरी से ही तो है यार। चलिए, तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। शायद आपको याद हो कि मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्जेस करके एक चैप्टर स्टार्ट किया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अगर आपको याद हो तो। और मैंने इस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पहला कौन सा था? इंग्लिश में बोलूं तो बायोट सेवर्ट्स लॉ, हिंदी में बोलूं तो बायो सेवर्ट के नियम। दूसरा एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर इसको हिंदी में बोलूं तो एम्पियर परिपथीय नियम। तीसरा बायोट सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। चलिए आगे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक जो है बच्चों आपके सामने है, मैं अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक होगा फोर्सेस। फोर्सेस, लेकिन यार ये कौन सा फोर्सेस? फोर्सेस तो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम हमारे 11th के एक चैप्टर में था, उसमें हम लोग पढ़े थे। नहीं, वो एक मैकेनिकल फोर्स था, वो एक यांत्रिक बल था। अभी जो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं वो ये है, ये मैग्नेटिक फोर्स। अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। चलो ध्यान देना बच्चों, शायद ये देख के तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये क्या है? एक बार मैग्नेट है, यानी चुंबक। सर इसमें क्या? ध्यान देना, अगर मैं इस साउथ, अच्छा आपको मैग्नेट के बारे में तो थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। क्या पता होगा? पहली बात कि भैया एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक मैग्नेट के दो ध्रुव होते हैं, एक होता साउथ और एक होता है नॉर्थ। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? भैया ये आपको पता नहीं चलेगा, आपको मैग्नेट को लटकाना होगा। आपके मैग्नेट पे जो नॉर्थ साइड है वो रेड कलर से होकर आता है ना? अच्छा, तो मैं अभी इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकीय गुण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं इस मैग्नेट के द्वारा लगाया गया फोर्स का, यानी कि चुंबक के द्वारा उत्पन्न बल का। कब होगा ये देखो, अगर मैं साउथ पोल के पास में कोई दूसरा साउथ पोल लेके आऊं तो मुझे बता सकते हो क्या होगा? हाँ भाई, ये इस साउथ पोल को, ये उस दक्षिणी ध्रुव को बाहर या ना अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा। आया समझ में? ये फोर्स, इस फोर्स की बात कर रहा हूं। या फिर इसी मैग्नेट को यहां पर लेके आता मैं, तो ये नॉर्थ इस साउथ को, यानी ये उत्तरी ध्रुव इस दक्षिणी ध्रुव को अपनी ओर क्या करने की कोशिश करता? आकर्षित करने की कोशिश करता। मैं इस फोर्स, इन दोनों फोर्स की बात कर रहा हूं, इस अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स का, यानी इस आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का। आया समझ में आप लोगों को? तो चलिए, शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूं। यानी कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब दो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। कब अट्रैक्ट करेगा? जब सेम तरह के पोल होंगे, यानी नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल। या फिर आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा। कब? जब एक नॉर्थ और एक साउथ होगा। आया समझ में? तो मैं इन दोनों फोर्स की बात कर रहा हूं और ये सारे चीज इस चैप्टर में देखेंगे। हम लोग पहले मैग्नेट बोल के पढ़ते थे, अब मैग्नेटिक फील्ड बोल के पढ़ेंगे। जितने चीजें बोला हूं हिंदी में सुनना,
मैं बोला जब एक जैसे ध्रुव आसपास रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब एक जैसे ध्रुव आसपास रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन विपरीत ध्रुव अगर आसपास रहे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आया समझ में आप लोग को? तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड वरना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, या फिर हिंदी में बोलूं तो इस चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की बात कर रहा हूं। चलिए, मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं अब इस पूरे चैप्टर में आप लोग को क्या पढ़ाने वाला हूं। चलिए, तो पहला क्या चीज है, तो फोर्स ओवर मूविंग चार्ज। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो बहते हुए आवेश के ऊपर बल। हिंदी में नहीं था, मैंने लिख दिया। अगर कोई आवेश बह रहा है तो उसके ऊपर क्या बल लगेगा, अगर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस फ्लोइंग चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन पहला कंडीशन है व्हेन चार्ज इज मूविंग इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो चार्ज बह रहा है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पे बह रहा है। यानी अगर कोई आवेश बह रहा है तो वो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर पे बह रहा है, ऐसी बात हम कर रहे हैं। चलिए, इसका अलग अलग कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहले है चार्ज इज एट रेस्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में बता देता हूं मैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश का बहना नहीं होगा। आवेश के स्थिर अवस्था में मौजूद होना। मैं क्या बोल रहा हूं, इतना बड़ा मैंने हिंदी पे लिख दिया है, मैं क्या लिख रहा हूं, क्या लिखा हूं मैं उसको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझा दे रहा हूं। ऐसा मान लो कि ये कोई जगह है, ठीक है, और इस जगह के अंदर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा विद्युत क्षेत्र है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को लाके रख दिया हूं तो क्या होगा। रख दिया हूं भैया, मैं चला नहीं रहा हूं, एकदम रेस्ट पे है ना। इसकी वेलोसिटी, इसका वेग जो है 0। इस कंडीशन में क्या होगा इसकी बात करते हैं। चलिए, इस कंडीशन में क्या होगा इसकी बात करते हैं भैया। जब ये देखो, ये किसका डायरेक्शन है, ई वेक्टर का डायरेक्शन है। ई वेक्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आया क्या समझ में? तो भैया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन पे है तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा यार। मुझे इतना पता है कि ये जो ई जो है पॉजिटिव ओर से शुरू होता है और नेगेटिव में जाकर खत्म हो जाता है। हमने तो पहले चैप्टर में ऐसे ही पढ़ा है। तो भैया इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर इलेक्ट्रॉन है, यानी ये नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा। हाँ भाई, अगर इंग्लिश में बोलूं तो अट्रैक्ट करेगा, हिंदी में बोलूं तो आकर्षित करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसा सीधा सीधा नीचे की ओर चलने लग जाएगा। ध्यान देने वाली बात, इसका स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी था, इसके स्टार्टिंग में जो वेग था वो u इक्वल्स टू 0 था, और कुछ देर बाद इसमें कुछ वेलोसिटी आ गया, यानी इसकी वेलोसिटी में बदलाव, चेंजेस आ रहा है। जब भी वेलोसिटी में चेंजेस आता है क्या जनरेट होता है, एक तरह का
एक्सेलरेशन। क्या जनरेट होता है? एक तरह का त्वरण। आया समझ में? तो इस केस में जो है, इस केस में जो है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर F इक्वल्स टू m इंटू ए फोर्स लगेगा। आया क्या समझ में? ये m क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का मास है। a क्या है? इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है। हिंदी में बोले तो ये m जो है इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और a जो है इस इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। आया समझ में? तो ये क्यों इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है? भैया ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज पकड़ के नीचे की ओर खींच रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज खींच रहा है, तो कितने फोर्स से खींच रहा है? तो भैया हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है E इक्वल्स टू होता है F बाई क्यू। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू ई, है ना? ये पॉजिटिव चार्ज F फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को नीचे खींच रहा है और इतने ही फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स क्या हो गए? सेम है ना? तो इस कारण से क्या हो जाएगा? एम ए इक्वल्स टू क्यू ई हो जाएगा। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू ई बाई एम हो जाएगा। आया क्या समझ में? 2 मिनट का समय दे रहा हूं बच्चों, फुल स्पीड में इसको नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 12th के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। ये नहीं आया, ये बेस है जो आया उसका। जल्दी से नोट कर लो फुल स्पीड में। 1 मिनट का पूरा समय दे रहा हूं मैं। पूरे 1 मिनट का समय दे रहा हूं। मुझे भी एक आध कॉल आया था, उनको रिप्लाई कर देता हूं उस 1 मिनट में। हाँ भाई, मेरा रिप्लाई भी हो गया और आप लोगों का 1 मिनट भी कंप्लीट हो गया, है ना? तो आगे बढ़े? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर। चलिए देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? चार्ज इज एट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लो। जब एक इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में बहता हो तब क्या होगा? हाँ भाई, तब क्या होगा? चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ई का डायरेक्शन है, ई वेक्टर का। अब एक इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मैं मूव कराओ, ले बेटा धकेल दो उसको, धक्का दे दो, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा कि इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। और हमने ये भी पढ़ा है, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है कि भैया ये पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। आया क्या समझ में? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो इधर चलने की कोशिश कर रहा है, इसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आया क्या समझ में? और एक ऐसा कंडीशन भी आएगा जब भी कोई ऐसे जगह पहुंचेगा जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद वापस इस तरफ चलने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब एक इलेक्ट्रॉन ई वेक्टर के डायरेक्शन में चलता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ई वेक्टर की दिशा में चलता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर रिटार्डेशन होता है, अवमंदन होता है। सर ये रिटार्डेशन या अवमंदन क्या होता है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। भैया कुछ नहीं होता,
नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। त्वरण के ऋणात्मक मान को हम लोग अवमंदन कहते हैं। आया समझ में? और वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो भैया अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, A इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम आएगा, और ये वैल्यू किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। आया आप लोग को समझ में? होप ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से, मैं फिर से 1 मिनट का समय दे रहा हूं, एकदम टाइम देख देख के समय दे रहा हूं, क्योंकि अब हमें बहुत सारी चीज कवर करना है। फुल स्पीड में आप लोग लिखो, तब तक कि मैं थोड़ा सा मैं इधर देख लूं। जल्दी से फुल स्पीड में बच्चों, फुल स्पीड में 1 मिनट का समय दिया हूं मैं आप लोगों को, ठीक है? फुल स्पीड में करो, फुल स्पीड में। चालीस सेकंड हो गए, 45 सेकंड। हाँ भाई स्पीड में करो। जो यहां पर स्पीड में नहीं लिख पाया वो मौका मिलने पर चीटिंग कैसे करेगा? चलो बच्चों, अगर आप यहां पर फुल स्पीड में नहीं लिख पाए ना, नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय रहता है। अरे समझ में? आपको स्पीड तो दिखाना पड़ेगा। चलिए क्या बोल रहा है? इंग्लिश वाले यार खुद से पढ़ लो, हिंदी वालों को पढ़ के मैं बता देता हूं, हिंदी में कन्वर्ट करके बोल देता हूं, बता देता हूं मैं। जब इलेक्ट्रॉन ई वेक्टर के विपरीत दिशा में चलेगा, जब इलेक्ट्रॉन ई वेक्टर के विपरीत दिशा में चलेगा, हाँ भैया, जब इलेक्ट्रॉन ई वेक्टर के विपरीत दिशा में चलेगा तब क्या होगा? चल देखते हैं, ठीक है? चलिए पहले डायग्राम बना देते हैं ना, ये ऐसा। ये ई का डायरेक्शन है, क्लियर हुआ क्या? और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो ऐसा चल रहा है, भैया हमने क्या बोला? विपरीत दिशा में चलेगा। पहले इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या हो रहा था? कम हो रहा था। अभी इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ रहा है। क्यों? पहले भैया इधर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन उधर जाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, इधर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश कर रहा था। याद है ना डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कैसे शाहरुख खान काजोल को खींचने की कोशिश करता है, सेम वही चीज ये कर रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 21वीं सदी है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की ओर ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है, यहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर से वही होगा। आया ना मजा? फिर से वही होगा। चलिए सर, ये भी चीज समझ में आ गया, ये भी चीज समझ में आ गया। चलिए फुल स्पीड में फिर से 1 मिनट का समय दे रहा हूं बच्चों, फुल स्पीड में नोट कर लो। हाँ भाई, 15 सेकंड और बचे हैं, फुल स्पीड में नोट करो। हमें नीट होना जेई निकालना है 12th के साथ में, 12th के साथ में नीट और जेई निकालना है, ठीक है? चलो फुल स्पीड में लिखो, नोट करो बच्चों।
चलिए मैं अगले क्वेश्चन, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ता हूं मैं। चार्जेस इट्स एट मूविंग परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ भाई क्या हुआ, हिंदी में बताऊं? हिंदी में बोल रहा है कि ई वेक्टर के, ये ई वेक्टर पहले बना देते हैं, सॉरी ये क्या बना दिया था, ई वेक्टर बना देते हैं। अगर इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसा चलने लग जाए तो क्या होगा भैया? हाँ भाई ऐसा चलना लग जाए क्या होगा? फिर से कौन सा केस आ जाएगा? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला केस हो जाएगा। कैसे? ये शाहरुख खान और ये काजोल है, शाहरुख खान ट्रेन में चलते चलते जो है काजोल के हाथ को खींचने की कोशिश करेगा और इसका काजोल इस तरफ मुड़ जाएगा। आया क्या समझ में? होप आया होगा आपको समझ में। कुछ ध्यान देने वाला चीज, ये देख रहे हो, ये ऐसे जो मुड़ा है इससे करेंगे। ये देखो दो एक्सिस के बीच में मोशन, क्लास 11th आ गया, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन, तल में गतिमान वरना तल में गति है ना। इसका दो कंपोनेंट, इसको दो दो चीज पढ़ना पड़ेगा है ना। एक ये वाई एक्सिस में कितने दूर तक के चला है, आया क्या समझ में? वाई एक्सिस में कितने दूर तक के चला है और एक्स एक्सिस में ये कितने दूर तक के चला है। पूरा सेम टू सेम फॉर्मूला वहीं से उठा के छापना है हमें, है ना। अब ध्यान से देखो इसके वाई एक्सिस में, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम एक चीज मान के चल रहे हैं, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, ग्रेविटेशन का इफेक्ट जीरो है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जीरो है, ग्रेविटेशन का इफेक्ट जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब ये y एक्सिस में चलेगा तो y एक्सिस में ठीक है जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, लेकिन हमारे x एक्सिस में रहेगा। याद आ गया होगा आप लोगों को। तो आपको यह भी याद आया होगा जिस एक्सिस में जिस अक्ष में त्वरण जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, उस एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, उस एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। हाँ सर, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वी वाई इंटू टी। क्लियर हुआ क्या बच्चों? होप सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ भैया, ये तो सर क्लास 11 का कंसेप्ट था, हमें समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा। चलिए वाई एक्सिस की बात करते हैं भैया। हमारे वाई एक्सिस में तीन फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है। एक तो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, हाँ ना भैया यही तो होगा। लेकिन ये वाला इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। क्यों ये वाला इस्तेमाल नहीं हो पाएगा? भैया मुझे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालना है। ए देखो y एक्सिस में y लिया था हमने, गलती से x लिख दिया। ध्यान से देखो, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, विस्थापन निकालना है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट विस्थापन वाला है ही नहीं। कौन? s। इसका आंसर वाला इक्वेशन इस्तेमाल भी कर लेंगे तो s की वैल्यू, s का मान निकाल ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो यूज नहीं करेंगे। या तो ये भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। काहे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे भैया? काहे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि भैया इसमें स्टार्टिंग की वेलोसिटी और एंड की वेलोसिटी मुझे नहीं पता। स्टार्टिंग में अगर u इक्वल टू जीरो भी मान लो तो v का वैल्यू तो हमें नहीं पता,
तो ये भी इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या सबको? होप सबको क्लियर हुआ होगा। मैं एक अलग से वीडियो डालने वाला हूं बच्चों, जिसमें आप लोग को ये चीज पता चल जाएगा कि हाँ ये न्यूमेरिकल को ऐसे ही क्यों बनाया जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर मैं बोलता हूं इसके स्टार्टिंग में वेलोसिटी u था, तो s की जगह पे हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, ut प्लस हाफ a की जगह QE बाई m इंटू टी का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो एकदम सेम टू सेम हमें 2D मोशन, द्विविमीय गति वाले चैप्टर की तरह लग रहा है। हाँ भैया वही तो सेम टू सेम है। मैं तो पहले ही मैं बोलता हूं कि जो बच्चा 11th अच्छे से पढ़ लिया उसको 12th बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? चलिए अच्छा, अगर यहां पर से t की वैल्यू निकाल कर यहां पर पुट कर देंगे तो जो भी आए, ये देखो x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर रहेगा। और ये किसका इक्वेशन होता है, पैराबोला, दीर्घ वृत्ताकार। ये देखो पैराबोला दीर्घ वृत्ताकार, सारे चीज 11th का कंसेप्ट बच्चों। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ अब जब चार्ज जो है, अब कोई चार्ज जो है बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में बहेगा तो क्या होगा। अभी तक के हम क्या देख रहे थे, अभी तक के हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, बार बार ये ई आ रहा था, लेकिन अब ई नहीं, अब बी आएगा। अब ई नहीं आएगा, अब बी आएगा। क्लियर हुआ क्या? अब बी आएगा। चलिए अब बी को कैसे शो करते हैं, तो बी को जब ना ऐसे अंदर की ओर जा रहे बोलेंगे ना तो ऐसा बना देंगे। आया क्या समझ में? और जब बी बाहर की ओर आ रहा है बोलेंगे तो ऐसा बना देंगे। कैसे? ये देखो इस बोर्ड से बाहर ऐसा आ रहा है तो ये बनेगा, ये डॉट वाला, और इस बोर्ड में ऐसा अंदर की ओर जाती है क्रॉस वाला बनेगा। आया क्या समझ में? होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, फुल स्पीड में समझ में आ जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है यार ये चीज। चलिए इससे पहले एक और चीज मैं बता दूं। अरे भाई किसी को गोली नहीं मार रहा हूं मैं, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है, जब ये तीनों उंगली को कुछ ऐसा सेट कर दे कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहा हो, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहा हो, तो उस केस में ये पापा हो जाता है, ये मम्मी हो जाता है, और ये हम लोग फालतू छाप हो जाते हैं। अरे सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा, पापा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फादर, और फादर का पहला लेटर क्या होता है, एफ होता है, यानी ये क्या है, एफ, एफ यानी फोर्स। आया क्या समझ में? ये मदर, मदर यानी एम, एम यानी मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र, एफ ये बी, और ये जो चलते रहता है वो कौन है, हाँ भैया ये आप नहीं, ये आवेश है, ये चार्जेस है, गलत सोच लिए थे आप लोग। ठीक है तो चलो ध्यान देना, ध्यान देना, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहेंगे। अब ध्यान दो, अब मान लो कि ऐसा है, तो समझ गए होगे यार, जो बच्चा अभी तक के बैठ के पढ़ा है वो इतना तो समझ गया होगा, इतना तो समझ गया होगा भैया कि इसके अंदर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर की ओर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है। चलिए ठीक है सर, ये ऐसा कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे है। आया क्या समझ में? मैंने बोला कि भैया
इसमें चार्ज ऐसा चल रहा है, ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो इसके ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लगेगा? भैया मैंने क्या बोला था, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री, और z और x एक्सिस से 90 डिग्री पे कौन होता है, y एक्सिस होता है। यानी इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगेगा, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमने की कोशिश करेगा, और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे ऐसा गोल घूमने लग जाएगा, ऐसा गोल घूमने लग जाएगा। आया समझ में? होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब एक चार्ज जो है बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा घूमता है, ऐसा चलता है, तो इस तरह से घूमने लग जाता है। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? तो चलिए इसकी कुछ कंडीशंस की बात करते हैं बच्चों। मैंने इसके ना कुछ अच्छे अच्छे कंडीशंस में लेके आया हूं। ठीक है, इसके बहुत अच्छे अच्छे कंडीशंस में लेके आया हूं जो कि हमारे एग्जाम में बिल्कुल आते हैं। तो क्यों ना इसको देख लिया जाए, पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए। कितना देर हो गया? अच्छा सर, पूरे आधे घंटे हो गए। हाँ भैया, आधे घंटे हो जाएंगे, पता कैसे चलेगा हमें, हम तो पढ़ाई में व्यस्त है, हम तो पढ़ाई में व्यस्त है बच्चों। अच्छा, सबसे पहली बात तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स का किया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात इसके अंदर लगने वाले फोर्स की बात किया गया है। ठीक है, तो अब देखो, ऐसा जब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा चल रहा है, जहां पर ये बी वेक्टर है, इसके अंदर पे ये वी वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है ना, और ऐसा करके बी वेक्टर का भी डायरेक्शन बना देता हूं। तो जो ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स जो है ना, इसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हाँ सर, कुछ इजी में बताइए ना। ये सॉरी, ये एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाता है। तो सर अगर आपको इजी लिखना है तो ये क्रॉस और ऊपर से वेक्टर को हटा दो, क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा, जिसका यूनिट न्यूटन में हो जाएगा। हाँ सर, आप तो सही बोल रहे हो, मैं तो भूल गया था ये सारे चीजें। भूलना नहीं है ना बच्चों, ये सारे चीज पढ़ाया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन देखने की बात हुई, इसमें कुछ कंडीशन देखने की बात हुई। तो चलिए पहले कंडीशन की बात करते हैं कि मान लो कि यहां पर जो है v वेक्टर अगर 0 है तो क्या हुआ। अब समझते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो ऐसा गोल क्यों घूमता है भैया। तो ध्यान से देखो, मैं एक चीज आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा। मैंने सबसे स्टार्टिंग में ऐसा एक नॉर्थ और एक साउथ बनाया था, और मैंने बोला था कि यहां पर भी अगर एक नॉर्थ और साउथ रहेगा तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। हाँ भाई, सर सही बोल रहे हो। चलिए इसको दूसरे तरह से मैं आप लोग को बताता हूं। मैं दूसरे तरह से बताता हूं मैं दूसरे तरह से मतलब कि इस नॉर्थ का ऐसे करके इस मैग्नेट का खुद का चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस नॉर्थ का भी एक चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये दोनों सेम तरह के इसका नहीं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस कारण से दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को दूर भगाते हैं। हाँ सर, ये तो एकदम सही बात बोल दिया आप। तो सर बताना क्या चाहते हो भाई? बताना ये चाहता हूं कि जब किसी इस जगह पर, अब समझ गया होगा, इसको मैं फिर से नहीं बताऊंगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की ओर जा रहा है। मैं बोल दिया यार, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, क्या होगा भैया? जब वो इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा क्या? उस इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण उस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर के किसी भी तरह का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा।
अब चुंबकीय क्षेत्र दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र नहीं होंगे, दो अलग अलग तरह के मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगे, तो भैया किसी भी तरह का फोर्स नहीं होगा। मैं तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था, बता दिया था कि दो अलग अलग तरह के मैग्नेटिक फील्ड के ही बीच के मैं फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। अब जब कोई फोर्स होगा ही नहीं, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। कैसे, समझ में आया? दिमाग की बत्ती जली? बिल्कुल जली है। तो पहला कंडीशन समझ में आया क्या सबको? जब v इक्वल्स टू जीरो होगा बच्चों, जब v इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है, जब v इक्वल्स टू जीरो होगा तब f इक्वल्स टू भी जीरो होगा। क्लियर हुआ क्या? अब मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूं मैं, ठीक है। f इक्वल्स टू क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा था, है ना। अब अगर बोलता हूं v और b जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि b ऐसा और v ऐसा, यानी दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री। अब जब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा, जब दोनों के बीच का एंगल जब 180 डिग्री हो जाएगा तो आप यहां पर क्या पुट करोगे, 180 डिग्री पुट करोगे, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होता है। ये तो लोचा हो गया। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होता है। इस केस में भी f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या है के लिए इतना सोचना बच्चों, बहुत इजी है, सब चीज बहुत इजी है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थे जो आपको जानने जरूरी थे। अब मैंने इसको क्यों पढ़ाया है, तो अब मैं जो चीज ला रहा हूं शायद उसका नाम तो आप लोग बार बार सुन चुके होंगे, क्योंकि क्लास 12 का आप लोग मॉडल पेपर देने वाले होंगे, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन ई वेक्टर, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन जो है ई वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में चलेगा तो क्या फोर्स लगेगा, भैया क्या फोर्स लगेगा उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज बल। हाँ भाई, टोटल कितना फोर्स लगेगा भैया, टोटल फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के में फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यू ई होगा, और ये क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा होगा। हाँ सर, हमें तो याद आया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्यू अगर कॉमन ले लेंगे तो ई प्लस वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, फोर्स का बन गया। अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। आया क्या समझ में? होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे देखता हूं। मैं इसके बहुत सारे अलग अलग कंडीशन की बात करूंगा मैं, ठीक है। चलिए, हाँ, पहला कंडीशन क्या है, ई वेक्टर वी वेक्टर और बी वेक्टर, ई वेक्टर वी वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों कोलिनियर है। हिंदी में क्या बोलेंगे, जब ई वेक्टर बी वेक्टर और वी वेक्टर एक ही लकीर पर होंगे, एक ही सीधी रेखा पे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये v का डायरेक्शन, v वेक्टर का डायरेक्शन, यही e वेक्टर का डायरेक्शन, और यही b वेक्टर का डायरेक्शन। चलो ठीक है यार, अब ध्यान देने वाली क्या बात है, ये b का डायरेक्शन है तो भैया अपने को पता है अगर ये b का डायरेक्शन है तो इधर n है और इधर s है, इधर उत्तरी ध्रुव उधर दक्षिणी ध्रुव है।
है ना। अब अपने को पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बहता है तो इसमें ऐसा जनरेट होता है, यानी कि राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे तो यहां पर नॉर्थ होगा और यहां पर साउथ होगा, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं होगा। जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो यहां पर कोई भी फोर्स नहीं है, यानी एफ एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में एफ इक्वल्स टू एफ ई हो जाएगा। हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, जब एक इलेक्ट्रॉन वी ई वेक्टर के डायरेक्शन में चलता है तो क्या होता है, आपको याद दिला दूं मैं। ये वाला था क्या, हाँ हाँ, ये देखो हमने बोला था एक इलेक्ट्रॉन ई वेक्टर के डायरेक्शन में चलेगा तो क्या होगा, उसमें रिटार्डेशन लगता है, उसमें अवमंदन लगता है, जिसमें त्वरण का मान a इक्वल्स टू माइनस क्यू ई हो जाएगा। जिस बच्चे ने बेसिक पढ़ लिया उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, और मैंने आप लोग को पहले बेसिक ही क्लियर किया है बच्चों, आप लोग को सबसे पहले बेसिक ही क्लियर किया है, तो आप लोग को फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि बेसिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और जो बच्चा बेसिक पे नहीं ध्यान देगा वो निपट जाएगा, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होगा बच्चों, रटने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो चलो अगला कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगला कंडीशन क्या है, जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, तो भैया हमने तो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, एफ ई प्लस एफ एम हो जाएगा, एफ ई प्लस एफ एम हो जाएगा। आया क्या समझ में, एफ ई प्लस एफ एम हो जाएगा। और एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई होता है, और एफ एम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो इस तरह से एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू ई प्लस वी बी साइन थीटा होगा। आया क्या समझ में, होप आ गया होगा। या फिर इसका वेक्टर फॉर्म भी हमने लिखा है, एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। भैया ये क्रॉस बार बार कैसे आ जा रहा है, समझ में नहीं। भैया मैंने तो आपको पहले ही बोला कि मैंने इसके अलग से वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, उसको देखो ना भाई, काहे के लिए इतना सोच रहे हो। आगे की ओर बढ़ते हैं। जब ये नहीं ई वेक्टर और बी वेक्टर जो है सिर्फ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, तो भैया इस केस में टोटल फोर्स इक्वल्स टू 0, यानी कि एफ एम इक्वल्स टू एफ ई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेगा, एफ एम इक्वल्स टू एफ ई रहेगा। तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे फोर्स से रिलेटेड। अब मैं फोर्स वाला कंसेप्ट तो मैंने क्लियर कर दिया एकदम, आप लोगों के लिए फोर्स वाला कंसेप्ट तो एकदम क्लियर हो चुका है। अब मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो अभी कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके लिए मैं पूरा 20 से 25 मिनट लूंगा। वो जो 20 से 25 मिनट रहेगा वो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। तो वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुश्किल से जो है 8 से 9 मिनट बचे हुए हैं, और 8 से 9 मिनट में मैं नहीं, मुझे पूरे कराने हैं, है ना। तो जल्दी से बताओ, किसी भी तरह का डाउट हो, मैं बिल्कुल मोबाइल ओपन करके मैं मैसेजेस को मैं देख रहा हूं, मैं किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग मुझे अभी तुरंत मैसेज कर सकते हैं, मैं उन डाउट्स को क्लियर करूंगा। और अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम हमेशा की तरह नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे।
हाँ भाई, जल्दी से रिप्लाई आना चाहिए, जल्दी से मैसेज आना चाहिए। जल्दी से रिप्लाई मैसेज आना चाहिए। जल्दी, मुझे किसी भी तरह का मैसेज नहीं आ रहा है। क्या इसका मतलब हम ये समझ लें कि आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट नहीं है? लेकिन ये दिक्कत वाली बात है, जब दिक्कत ना हो तभी दिक्कत वाली बात होती है ना? तो दिक्कत तो बिल्कुल होना चाहिए बच्चों, बिल्कुल दिक्कत होना चाहिए। चलो जल्दी करो। ओके, तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह का डाउट नहीं है, तो फिर ये सेशन को यहीं पे रोकते हैं। होप आप लोग को समझ में आया होगा। और बच्चों किसी भी तरह का डाउट हो, प्लीज टीचर से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए। हम लोग बिल्कुल एक एक डाउट, एक एक प्रॉब्लम्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डाउट और प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों।